This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 5 of your chapter Chemical Bonding in your textbook. In this lecture we will discuss exercise problems in details and some numericals or some differences between the some topics and like atomic orbital and molecular orbital, valence bond theory and orbital hybrid orbital molecular theory, and also some different type of questions. Progress test number 4. Describe the main type of bond. What physical properties are associated with the molecules containing double bond? अच्छा, हमें इस सवाल में मेन टाइप्स बतानी है बॉन्ड की, ठीक है। उसके अलावा हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझाना है जिस मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड आ रहे हो, ठीक है। यानी उन मॉलिक्यूल्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाना है जिनमें डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड आ जाता है। हम पहले डिफाइन करते हैं हर ईच टाइप को बॉन्ड की। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड आता है, अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो एक एटम ट्रांसफर करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा एटम है उसका वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांसफ़र करने से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है किसी भी एटम्स के बीच में, उसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दोनों एटम्स अपनी डिसीजन से, यानी खुद के डिसीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स दोनों का डिसीजन बराबर यानी सेम ही है, दोनों ने एक ही डिसीजन लिया है कि हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड आपके तीन टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि इसमें जो ये कहते हैं आपके पास सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दोनों एटम से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको डबल, सिंगल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली डिनोटेड बाय वन एटम। ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें लोन पेयर की शेयरिंग होती है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डिनोट करता है एक एटम, यानी वो डिनोट कर रहा है कि एक एटम उसने ही अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, ठीक है। तो जो इस एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को जाएगा तो उस एटम से लेके दूसरे एटम तक एरो बना देंगे हम। उस एरो की डिनोशन से पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी एक एटम ने अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डबल बॉन्ड की क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके साथ हम आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की भी थोड़ी देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या फ़र्क होता है इनमें। नेचर क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज की? है ये आयनिक बॉन्ड हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। हार्ड सॉलिड्स ये होते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये सॉलिड्स की शेप में आ जाते हैं, और क्योंकि सॉलिड एक ऐसा मैटर है जिसके मॉलिक्यूल्स की आपस की अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो जनरली लिक्विड और गैसेस में होते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कम होती हैं जिसकी वजह से ये जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं, ठीक है। और आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यानी उसकी अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ी सी वेरीज कर जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का वो लो, मतलब लेट सपोज वो जो है 50 है, ठीक है, 50 डिग्री है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का वो 60 हो जाएगा, ठीक है। इतनी वेरी कर जाती हैं जनरली, थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी अपने पास रखते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में
डोनेट कर दिया जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को, बस। और कुछ इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आयनिक बॉन्ड का हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है। हाई क्यों होता है? इनके बीच में अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, उसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड पे आपके पास लो है, ये जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं, तो लिक्विड और गैसेस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम ही होता है, ठीक है, तो ये कम होगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी सेम है कोवेलेंट बॉन्ड के। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड क्यों है? अगर इन हार्ड सॉलिड्स को हम किसी सॉल्वेंट पानी में मतलब मिक्स कर दें या घोल दें, तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन शो करना शुरू कर देगा, यानी ये एज इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा और कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं सॉल्वेंट की, ठीक है। तो ये भी कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करने की सलाहियत रखेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये जो है कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूज़ नहीं होते वाटर में, तो इस वजह से ये कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम यही है। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी को आप कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। वॉलेटिलिटी मींस इवेपोरेट हो जाना किसी भी चीज़ का। तो हार्ड सॉलिड्स हैं तो सॉलिड कभी भी इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। अगर आप सॉलिड देखा जाए, जैसे कोई भी प्लास्टिक है, वो इवेपोरेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का तो खैर कोई और फॉर्मूला होता है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता। बहरहाल मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, होती ही नहीं है, बल्कि नॉन वोलेटाइल होते हैं ये, ठीक है, इवेपोरेट नहीं हो सकते। दूसरे क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, ये वोलेटाइल हैं, यानी ये इवेपोरेट हो जाते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ईजिली इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक है। ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी वोलेटाइल होते हैं। अगर हम वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी देखें, तो आयोनिक बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जो है कोवेलेंट बॉन्ड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और यही प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की भी सेम ही है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर हम बात करें डबल बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड से रिलेटेड, तो हम इस रीजन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में लाई कर रहे हैं। जो इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वही डबल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जीज का चेंजेस का फर्क आता है, कि उसमें एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज चेंज हो जाती हैं विद द विच इज़ डिपेंड ऑन बॉन्ड लेंथ। अगर आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम होती है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे कम होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस आता है, बाकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? डू ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? Do polar covalent bond necessarily have polarity on a polar molecule as a whole? Support your answer with more specific examples. अच्छा, इस सवाल में पूछा जा रहा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने अभी प्रीवियसली पीछे देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें आपके एटम्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, पोलैरिटीज आ जाती हैं, उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। नॉन पोलर वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आती, हत्ता कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है, फिर भी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आती, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डू ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? अब जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो अपने पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं? ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें अपनी एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी, जो हमारी एग्जांपल्स हैं। बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका आंसर में हम क्या लिख सकते हैं। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को ज़रा केमिस्ट्री की टर्म्स में इन्होंने डिफाइन किया है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम्स में, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक एटम के ऊपर, और दूसरे एंड पे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे आपके पास इस फिगर में यहाँ शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये एस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। A polar covalent bond is one in which there is a slight difference in electric charge between opposite sides of the molecule.
अब इसमें जो है स्लाइटली डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से जो है इनमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर आयनिक कैरेक्टर के साथ है तो उसको आप जो है कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, ऑल पोलर कंपाउंड्स कंटेन पोलर बॉन्ड। जितने भी पोलर कंपाउंड हैं सबके पास पोलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यानी ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यस, ठीक है। जितने भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं। बट हैविंग पोलर बॉन्ड डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन अ पोलर कंपाउंड। डू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, अब सवाल पूछ रहे हैं, डू कोवेलेंट बॉन्ड्स necessarily have polarity on a polar molecule as a whole। यानी वो पूछने के ज़रूरी है कि अगर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल भी पोलर ही रहे, नहीं, ठीक है। हैविंग पोलर बॉन्ड डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन अ पोलर कंपाउंड। यानी अगर आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी वो पोलर कंपाउंड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है एटम्स कैसे अरेंज होते हैं। जैसे ये है आपके पास नॉन पोलर, यहाँ पे लिखा हुआ है इस फिगर में। तो ये जो नॉन पोलर है आपके पास, ये एटम की अरेंजमेंट को देखते हुए इसके ऊपर रिजल्ट आया है कि ये नॉन पोलर है। बट इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे ये है CO2, ठीक है, ये आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। C और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम नहीं होता, इनमें पोलैरिटीज़ हैं, बट इनकी अरेंजमेंट की वजह से, यानी ये ऐसे अरेंज्ड है कि दोनों तरफ की पोलैरिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, जिसकी वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं रहा, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया। इसी तरह CCl4 भी आपके पास टेट्राहेड्रल शेप में होता है। अब इसकी पोलैरिटीज़ भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये भी नॉन पोलर हो जाता है। बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे HCl है, H2O है, ये सारे आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और इनकी अरेंजमेंट क्या है, बैंड स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट के ऊपर जो है कहते हैं हम रिजल्ट मतलब बोलते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है। इसी तरह डायपोल मोमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगी इस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिस वजह से इसको पोलर करार नहीं दिया गया। इसकी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाती है CO2 की, इस वजह से इसको नॉन पोलर भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि डायपोल मोमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। और NH3 है, ये भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है। NH3 में आपके पास एक लोन पेयर आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आते हैं, तो ये पोलैरिटीज़ क्रिएट कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारे सवाल का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास पोलर होते हैं, ठीक है, और अपने उनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन पोलर कंसिडर करे जाते हैं, बट उनके बीच के जो एटम्स हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। Now question number 3 of your textbook is distinguish between the following: atomic orbital, molecular orbital. Number 2 is sigma bond and pi bond. Number 3 is valence bond theory and molecular orbital theory. First of all, sigma bond and pi bond differences. What is the difference between sigma bond and pi bond is written here in this table. First of all, sigma bond is मतलब सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड किनका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है, यानी ये एक ऑर्बिटल है, अगर हम इसी की तरह एक और ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो ये रीजन जो कहलाएगा ये आपका कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैप किया है तो इस रीजन को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपके पास क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप से बनता है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैप का मतलब होता है जैसे ये एक ऑर्बिटल बना है, ठीक है, और मैंने एक और ऑर्बिटल इसके साथ ही न्यू बना दिया, तो ये जो साइडवेज ओवरलैप कर रहा है विद को प्लेनर, यानी अपने ही प्लेन में दो ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं, पैरेलली ओवरलैप करते हैं, उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है नेचर में, ठीक है। पी से पी बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है P2P सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, S2P सिग्मा बॉन्ड उससे थोड़ा वीक होता है और S2S सिग्मा बॉन्ड और वीक होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड वीक होते हैं नेचर में, ठीक है, इनकी नेचर जो है वो वीक कहलाती है क्योंकि इनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऐसे होती है, पैरेलली होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग नहीं रहते, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है
अब जब स्ट्रॉन्ग है नेचर में तो इनको तोड़ने की ताकत भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इनकी बहुत हाई है। बॉन्ड एनर्जी बाई बॉन्ड की लो होती है क्योंकि इनकी नेचर वीक होती है, ठीक है। तो ये इजीली आराम से टूट जाते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। एटम हमेशा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। सबसे पहले एटम हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो पहली मर्तबा दो एटम्स मिल के बॉन्ड बनाते हैं। और पाई बॉन्ड आपके पास क्या है? बिफोर फॉर्मिंग ऑफ पाई बॉन्ड एटम मस्ट बी लिंक्ड बाय अ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपने पाई बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उस एटम में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का होना चाहिए, तो जाके पाई बॉन्ड 2, 3 या जितने बनते हैं वो बन सकेंगे, ठीक है। ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम, यानी एटम के बीच में सिर्फ पहला या सिग्मा बॉन्ड ही सबसे पहला बनता है, ठीक है। यानी एक ही बनता है सिग्मा बॉन्ड आपके पास एटम्स के बीच में, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा बन सकते हैं किसी भी दो एटम्स के बीच में। अदर डिफरेंसेस कौन कौन से आ जाते हैं अब आपके पास? जो क्वेश्चन में है वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इसमें क्या है आपके पास? जो VOT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये होता है कि जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक ही न्यूक्लियस में एट अ टाइम, यानी ये मोनोसेंट्रिक होता है, ठीक है। यानी जो इनकी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और बाकी कोई नहीं करते। बट MOT में क्या होता है? जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियस एट अ सेम टाइम, जबकि MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास ये सिंपल दो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक ही वक्त में, ठीक है। अब इसमें दूसरा इसका पॉइंट क्या? इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर शेयरिंग एज दे आर बिफोर शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो शेयर होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन वहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग दे विल बी रिसाइड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिसाइड करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉर्म कितने हो कब बनता है? यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और इसमें जो है कहते हैं दोनों की डेंसिटीज जो है कहते हैं, मतलब अगर देखा जाए कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। अब उसमें दो टाइप के होंगे, एक एंटी बॉन्डिंग होगा और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने पास एनर्जी कम रखता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपनी एनर्जी बहुत हाई रखता है, अनस्टेबल होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास अनस्टेबल कंसिडर किया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फाउंड इन एटम्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सिंपल एटम्स में फाइंड किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंपल मॉलिक्यूल्स में फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी लॉजिक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Okay, now question number 4 of your textbook is, what do you understand by the term dipole moment? Explain the significance of dipole moment. अच्छा, डायपोल मोमेंट हमने पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, या ई मल्टीप्लाई बाय डी। आप ई कंसिडर कर लें इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इसकी सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये प्रोडक्ट होता है चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्जेस और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंटेशन बताता है कि मैग्नेट किस तरह घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में आके। तो इसी तरह डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट या किसी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन को बताता है कि वो किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में आके अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है,
ठीक है, इसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। अब उसकी डायपोल मोमेंट की जो मेजर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है? प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट हमेशा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। ठीक है, कैसे पता चलता है? दैट इज मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट आर नॉन पोलर। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो निकल के आ रहा है तो वो नॉन पोलर है। ठीक है, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे H2O है। ठीक है, H2। ठीक है, H2 के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, तो 2.1 माइनस 2.1 जीरो आ गई, तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। तो इस वजह से इसको नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं H2, O2, Cl2, मतलब ऐसे जो सेम होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स, नॉट HCl भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है बट वो सेम नहीं है। जो सेम सेम मॉलिक्यूल्स हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया और Cl2 हो गया, ये सारे क्या हैं आपके पास? नॉन पोलर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है। वाइल द मॉलिक्यूल विद स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट आर पोलर इन नेचर। और अगर हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मतलब डायपोल मोमेंट आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, भले जैसे डायटोमिक हमने एक और ले लिया HCl। ठीक है, ये HCl हमने ले लिया। HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, H की 2.1 होती है, तो जब 3 माइनस करेंगे 2.1, 3 को माइनस करेंगे 2.1 में, तो आपके पास 0.9 कुछ स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट निकल के आएगी, जो ये एक्सप्रेस कर रही होगी कि ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर है नेचर में। पोलर मींस इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। इसका मतलब ये है कि ये पोलैरिटी इसके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट सबसे पहले नेचर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मतलब एक तो नेचर पता चल गई, दूसरी डायपोल मोमेंट से आप शेप पता कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल की कोई स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट आती है, देन इट्स शेप विल नॉट बी सिमेट्रिकल, यानी उसका शेप सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। सिमेट्रिकल मींस कि हर जगह से सेम हो चीज़, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, यानी शेप कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सी है, कार्बन मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल शेप है। अगर डायपोल मोमेंट आपकी कुछ ना कुछ है तो ऐसा शेप कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो शेप भी मॉलिक्यूल का पता चल गया हमें। अगर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगी तो हमें सिमेट्रिकल शेप नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी वो कौन से शेप्स कहलाएंगे फिर? एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स कहला सकते हैं जो मिक्स करके बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, बैंड और एंगुलर स्ट्रक्चर आपकी कोर्स में तो ये हमने पढ़े हैं। बाकी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, बट वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो हम उनसे डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट विल बी सिमेट्रिकल एंड हैज लीनियर शेप। अगर हम अब बात करें मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी डायपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, जिनकी डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद सेम एटम्स, तो इनकी डायपोल मोमेंट आपके पास क्या है? जीरो है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हमें लीनियर मिलता है जिनका डायपोल मोमेंट जीरो आता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर मिल जाता है, डायगोनल स्ट्रक्चर मिल जाता है, या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है। ओके, comparing the polarities of the molecules, greater the dipole moment value, higher the polarity and vice versa। अगर हम इसकी कंपेयर करें पोलैरिटीज़ की मॉलिक्यूल्स की, जिसकी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उसकी जो है कहते हैं डायपोल मोमेंट से कैसे पता चलेगा, मतलब उसकी पोलैरिटीज कैसे ज़्यादा है? तो जिस मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट कम है तो उसकी पोलैरिटी भी कम होगी। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस डायपोल मोमेंट की ये रही, जो बताती है कि एटम कैसा है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, मॉलिक्यूल की नेचर क्या है। ठीक है, ये चीज़ इसकी डायपोल मोमेंट आपको एक्सप्लेन करती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक इज what is meant by sp3 hybrid orbitals, how they differ from s and p orbital। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। उसके अलावा इस सवाल में ये पूछा जा रहा है और ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे s और p ऑर्बिटल से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि अगर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलके 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।
या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इसका ही मतलब है कि आपके पास जो है कहते हैं एक s और 3 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, बट 4 इक्विवेलेंट शेप, साइज और एनर्जी के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो मॉलिक्यूल अरेंज होता है वो मोस्टली टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इनका 109.28 डिग्री होता है। ठीक है, विथ नो लोन पेयर, यानी उसमें कोई लोन पेयर ना हो, ना ही कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो। ठीक है, ना ही कौन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वो जो एंगल है 109 है। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो 107 हो जाता है, दो लोन पेयर आ जाते हैं तो 104.5 हो जाता है। ठीक है, ये हम पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं। अब अगर इसकी डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस आपके पास ये है। लेट सपोज आपके पास दिस ऑर्बिटल इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ठीक है, ये आपके पास एस ब्लॉक है और ये पूरा आपके पास sp3 है। तो वो पूछ रहे हैं कैसे डिफरेंट करता है। ठीक है, कैसे एस और पी ऑर्बिटल से डिफर करता है। बहुत ज़्यादा ही डिफर कर रहा है, क्योंकि आपके जो sp3 ऑर्बिटल है वो बेसिकली ये ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें जो है कहते हैं डिफरेंट एस ऑर्बिटल आके और लग गए हैं, बट आपका जो sp3 ऑर्बिटल होगा वो ये ऑर्बिटल होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ तो sp3 ऑर्बिटल आपका कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, इसके लिए आई नीड पेन। तो हाँ, तो आपके पास sp3 ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा कि सबसे पहले s ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, उसके बाद p दिस वन, एंड फिर p x ऑर्बिटल, और फिर p y ऑर्बिटल, p z ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आ गया आपका px, ये हो गया pz और ये हो गया py। और ये बीच में जो ये s ऑर्बिटल है ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अगर इसको मिक्स कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो ऐसा कुछ समझ लें कि ऐसा एक ऑर्बिटल बन जाएगा। अब ये ऑर्बिटल आपके s ऑर्बिटल जो ये सर्कल है स्फेरिकल उससे बहुत अलग है। इसी तरह जितने भी p ऑर्बिटल हैं उन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये फॉर्म्ड हुआ है किससे, s और p ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग से। यह s और p ऑर्बिटल जब आपस में मिले तब जाके आपके पास sp3 ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ठीक है, ये अगर इस रिएक्शंस को देखें तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि s इस y के साथ मिल रहा है तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। अगर ये s ऑर्बिटल x के साथ मिल रहा है तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अगर ये ऑर्बिटल z के साथ मिल रहा है तो ये वाला कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो है कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो रही हैं, और जब ये सारे मिल जाते हैं तो आपके पास एक फाइनल मॉलिक्यूल का कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। Now, question number 6 of your book is describe how electronegativity of atoms can be used to predict the nature of bond formed between two elements. Explain with example. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये बताती है कि कैसे जो ये कहते हैं वो नेचर ऑफ बॉन्ड पता लगा सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, यानी हम कैसे बॉन्ड की नेचर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की सलाहियत होती है कि वो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ये स्केल अगर हम देखें, जो स्केल यहाँ पे एक फिगर में शो हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है इसका कि यहाँ पे जो मोस्टली आयोनिक है, मोस्टली आयोनिक मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 नंबर से ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये डेल्टा ई एन का मतलब क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डेल्टा ई एन मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बॉन्ड आपके कौन से होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये लाइन जो है ये सारे आयनिक बॉन्ड हैं यहाँ पे, जितने भी 1.7 से ऊपर लाई कर रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे मिलता है आपको, 3.3, यानी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू है। ठीक है, ये कहाँ से आती है आपके पास, जब आप जो है कहते हैं किसी बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट को माइनस कराते हैं सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी लिथियम कह सकते हैं। ठीक है, लिथियम आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर उसको हम माइनस कराते हैं फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो आपके डिफरेंस 3.3 समथिंग कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हाईली आयोनिक कंपाउंड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से 1.7 तक लाई करता है, जैसे HCl।
ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, 3 में से हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज 2.1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0.9 आएगा, जो कि इस रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, HCl हमारे पास इस रीजन में लाई कर रहा है। और जिस किस्म की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से कम होती है जिस मॉलिक्यूल की, उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, यानी उनके बीच में जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपके पास H2 है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, या इसी तरह Cl2। जितने भी डायटोमिक सेम एटम्स के साथ होते हैं मॉलिक्यूल, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल विद सेम एटम्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, यानी वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं उनको। अगर इसकी एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल HCl की, ठीक है, 0.9 है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ बॉन्ड बता रही है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट कुछ इसमें आयोनिक कैरेक्टर है, यानी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HCl क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड है, हमने आयोनिक बॉन्ड में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है वो 2.1 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉन्ड बन रहा होता है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ना। अब बॉन्ड टूटने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, अब उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। यानी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो, जैसे ये H2 है, ठीक है, ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कितनी है, 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, प्लस 435 किलो जूल पर मोल। प्लस में क्यों है, क्योंकि एनर्जी हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, यानी एनर्जी जो दी जाती है एनर्जी सिस्टम को, वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, और जब भी एनर्जी पॉजिटिव हो वो रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल से पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको कहा जाता है। ऐसा यूनिट बॉन्ड एनर्जी का किलो जूल पर मोल होता है। और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। ओके, ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मिंग एनर्जी सेम फॉर ईच मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड बन रहा है और जो बॉन्ड टूट रहा है, उनमें जो एनर्जी निकल रही है और जो एनर्जी दी जा रही है वो दोनों बराबर होगी। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे H+H है, ये हाइड्रोजन बना है यहाँ पे, ठीक है, जब बन रहा है तो इसमें से एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, -435 किलो जूल पर मोल। और जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं इस H2 का तो हमें एनर्जी कितनी चाहिए होगी, +435 किलो जूल। यानी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड के बनते वक्त और बॉन्ड के टूटते वक्त की बराबर ही होती है। ठीक है, और जनरली बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जिस वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी कम होती है जबकि पोलर मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव में रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी बॉन्ड टूटता है उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी हम दी जाती है, जैसे हमने हाइड्रोजन की एनर्जी +435 किलो जूल पर मोल दी थी, तो इसमें क्या हो रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स विच आर आयोनिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, एक आयोनिक कैरेक्टर और दूसरा बॉन्ड लेंथ। अगर किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आता है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर 0 है। ठीक है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से अबव आता है, ठीक है, 0 से अबव ही आएगा, तो 0 से अबव कोई भी नंबर आ जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, और जैसी आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव होता जाएगा, उतना ही मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा नेचर वाइज, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
ठीक है। इसी तरह जो ये कहते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर है। अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड की और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, इन तीनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा करीब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी बुक में ये चार्ट भी है कोवेलेंट बॉन्ड्स के से रिलेटेड, उसकी बॉन्ड एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। Okay, question number 8 of your book is what are the most important secondary bonds present in H2O and HF molecules? How do they affect the physical properties of compound? अच्छा, इस सवाल में हमें पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा होता है H2O मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में, कौन सा सेकेंडरी बॉन्ड है। तो सेकेंडरी बॉन्ड हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेकेंडरी बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है, वो सिंपली किसी अपनी नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सेकेंडरी बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हमने डिटेल में बहुत पीछे पढ़ा था कि कैसे वो मॉलिक्यूल्स के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब वो पार्शियल पॉजिटिव के अगर यहाँ पे लेट सपोज ये HF है, ठीक है, HF की चेन है और यहाँ पे भी एक HF है। ठीक है, ये एक HF है और इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड इधर भी है एक। और अब ये बॉन्डिंग तो हो रही है इनके बीच में। ठीक है, जैसे ये वाली बॉन्डिंग, ये तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये अपने मॉलिक्यूल्स की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये प्राइमरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्डिंग कैसे होगी, सेकेंडरी बॉन्डिंग आपके पास इन डॉटेड लाइन से डिनोट होगी कि ये H और F जो है कहते हैं आपस में नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो रही है हाइड्रोजन की, इस अट्रैक्शन को आप सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से इसके साथ भी अट्रैक्शन हो रही होगी, इसी तरह इस वाले के साथ अट्रैक्शन हो रही होगी। तो ये जो अट्रैक्शंस हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी बॉन्ड और एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे इफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज से इफेक्ट कैसे कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट हाइड्राइड हैंगे, हाइड्राइड मींस जब हाइड्रोजन किसी इन ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलता है तो उनको हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप के मतलब ग्रुप 5A 6A और 7A के जो हाइड्राइड हैं, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वजह भी है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो दूसरे हाइड्राइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किन में होगी, पहले हाइड्राइड में पाई जाएगी। उसके बाद जो डिफरेंट हाइड्राइड होगा उनमें कोई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब थोड़ी लेस होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाइड्राइड। Okay. Question number 9 of your book is how can the theory of electron repulsion be used to rationalize the shape of the simple molecules? मतलब रिपल्जन थ्योरी जो है वो कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, रिपल्जन थ्योरी आपके पास जो है पेज नंबर 142 में बुक में है, और इसकी जो थ्योरी है उसके मेन पोस्टुलेट्स को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो वो थ्योरी ये कहती है कि जितने सेंट्रल एटम के सराउंडिंग पे बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स होंगे वो किसी भी मॉलिक्यूल का मतलब ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, वो रिपल्जन्स के ऊपर बनती है। रिपल्जन किन किन की होंगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के साथ, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर्स के साथ। तो इन सारी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर की रिपल्जन्स को देखते हुए मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी बताती है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसके आंसर देखें, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इसको एब्रीवेटेड करें तो VSEPR से इसको एब्रीवेशन होती है। ठीक है, इस कॉमनली यूज टू प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, ये थ्योरी किस लिए यूज होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए कि इसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। द थ्योरी सेज दैट रिपल्जन अमंग द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेंट्रल एटम। थ्योरी क्या कहती है कि जो रिपल्जन होती है वो किस में होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, और वो कहाँ होते हैं, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग पे। और वो कौन कौन से हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आपके वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन को और अपने एटम की एक इलेक्ट्रॉन को साथ शेयर करके बनते हैं। नॉन बॉन्डिंग वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो सेंट्रल एटम के पास ऑलरेडी पेयर्ड में होते हैं और वो सिर्फ डोनेट कर सकता है या
बस शेयर नहीं कर सकता, मतलब जो है कहते हैं शेयरिंग नहीं कर सकता, बस वो सिर्फ डोनेट कर सकता है, यानी उसके पास एक तरीके से वो लोन पेयर्स हैं। विल कंट्रोल द ज्योमेट्री, यानी किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर जो बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर हैं वो कंट्रोल करते हैं ज्योमेट्री को किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है। Question number 10 is barium chloride has a linear shape where a water molecule has angular shape. Account for this difference in terms of electron repulsion model. अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BeCl2 और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मीन्स इसमें तीन एटम है, एक Be है, बेरिलियम है, दो क्लोरीन है। इसी तरह हाइड्रोजन और वाटर, यानी वाटर मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर वाटर, तो वाटर भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और बेरिलियम क्लोराइड भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट इनका स्ट्रक्चर चेंज है। अब वजह क्या है स्ट्रक्चर चेंज होने की? तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेरिलियम क्लोराइड का, तो आपके पास बेरिलियम के दो sp मॉलिक्यूल जो है कहते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं Cl के साथ। ठीक है, बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि बेरिलियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन के p हाइब्रिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, तो सिंपल sp एंड p सिग्मा बॉन्ड बना देगी। ठीक है, ओवरलैप करके। तो आपके पास बेरिलियम में दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बेरिलियम क्लोराइड में दो सिग्मा बॉन्ड होता है, इनका एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर ये रहा, ठीक है, ये एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर आपके पास ये रहा, यानी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा और ये आपके पास दूसरा बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो टोटल दो बॉन्ड पेयर जब होते हैं तो रिपल्जन थ्योरी बताती है कि अगर दो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं सेंट्रल एटम की सराउंडिंग पे, तो इसका मतलब उसका शेप लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का शेप लीनियर हमें ऐसे पता चल गया। वाटर का शेप क्या होता है? वाटर के शेप अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे ये तो एक सिंपल फिगर है, तो वाटर की शेप में अगर हम बनाएं तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ऑक्सीजन के शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड पेयर्स बना रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के रह गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, दो ये रहे और दो ये रहे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास दो लोन पेयर्स हैं। इन दो लोन पेयर्स की वजह से रिपल्जन इतनी ज़्यादा हो गई कि ये 180 के बजाय 104 डिग्री तक चला गया और ये स्ट्रक्चर आपका एंगुलर स्ट्रक्चर या फिर बेंट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस पे आपके पास जो ये कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बना H2O, बट क्या फ़र्क क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ ये दो लोन पेयर हैं और बेरिलियम क्लोराइड में कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक इज प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आपके पास आ जाता है PCl3 का शेप। ठीक है, PCl3 में आपने क्या करना है, एक फॉस्फोरस है और 3 क्लोराइड हैं, उसको कैसे अरेंज करना है? फॉस्फोरस में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आखिरी शेल में 5th ग्रुप का होता है ये। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन हैं और Cl को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो सिंपल इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, यानी यहाँ पे एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन और Cl का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह यहाँ वाले पे भी नीचे जो क्लोरीन है, इसमें भी आपके पास क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ थर्ड वाला भी ऐसे ही एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल इस हिसाब से क्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन फॉस्फोरस की सराउंडिंग पे एक लोन पेयर रह गया। ठीक है, लोन पेयर को अगर मैं दूसरे हाईलाइटर से डिनोट करूँ तो एक लोन पेयर आपके पास ये रह गया। तो इस लोन पेयर से क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर चेंजिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, यानी इसका चेंज, यानी एंगल इसका कुछ और बन जाएगा, 107 हो जाएगा इसका एंगल, क्योंकि 107 आपका तब होता है जब नॉन बॉन्डिंग पेयर एक हो, यानी लोन पेयर एक हो, तब आपके पास एंगल 107 बनता है। ठीक है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या, अच्छा, इसका ऑर्बिटल थोड़ा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो हैं तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा ये ऑलरेडी शेयर्ड हुए हैं, मतलब पेयर्ड में है, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास PH3 है। ठीक है, PH3 में फॉस्फीन को जो है कहते हैं हैज़ वन फॉस्फोरस एटम। ठीक है, PH3 आपके पास फॉस्फीन है, फॉस्फीन में आपके पास एक फॉस्फोरस एटम होता है और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम होते हैं। ठीक है,
उसके एक मॉलिक्यूल में। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ ये एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड पीएच बॉन्ड। अब इसमें 3 पीएच कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का क्या है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर है। देयरफॉर ईच पीएच बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट, यानी पीएच जो बॉन्ड है वो आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, बट इसके स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, लोन पेयर आ रहा है जिसकी वजह से फॉस्फीन मॉलिक्यूल जो है पूरा नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, एक लोन पेयर की वजह से ये पूरा नॉन पोलर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है तो भी आपका मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर है, बट उसके दूसरी जो फैक्टर्स हैं जैसे लोन पेयर हो गया, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है कि लोन पेयर आने से पूरा मॉलिक्यूल पोलर हो जाए। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है कहते हैं इसका सिंपल सा वही स्ट्रक्चर है। अगर हम PCl3 और PH3 को देखें तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, इनका एंगल भी सेम है और इनका स्ट्रक्चर का मतलब नेम भी सेम होगा, जैसे बैंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, पैरामिड स्ट्रक्चर है, सॉरी ये। ठीक है, पैरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये पैरामिडल स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर सेम रहता है एक लोन पेयर्स के लिए। अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर आपके पास बैंड और एंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तीसरा आपके पास स्ट्रक्चर है H2S का। अब H2S में आपके पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है, S एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 बॉन्डेड एंड 2 लोन पेयर। अब बॉन्डेड पेयर कौन से हैं, जैसे एक ये बॉन्डेड पेयर हो गया और दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड पेयर है। ठीक है, S के बाद अब 2 लोन पेयर रह गए। अब इन 2 लोन पेयर की वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्जन फोर्स क्रिएट होगी, और जब भी आपके पास जो ये कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसका स्ट्रक्चर का शेप जो होता है इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, बट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं आपके उस मॉलिक्यूल में, उन 2 लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और वो वी शेप में बन जाएगा, या फिर बेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, और इसका एंगल 92.5 समथिंग में कुछ चला जाता है, क्योंकि इसमें रिपल्जन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड लास्ट आपके पास बेसिकली HCl2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे H2S का है, बट इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि H अलग हैं, Cl अलग हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हैं, तो इनके एंगल में वेरिएशन आएगी। ठीक है, H का एंगल 92.5 है, तो ज़रूरी नहीं है HCl2 का एंगल भी 92.5 हो, बट हमें इस सवाल में सिर्फ शेप बताने हैं, तो इसका शेप आपके पास बैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, H2S का बैंड है, HCl2 का भी एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर है, जबकि आपके पास PH3 और PCl3 का पैरामिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है कहते हैं बुक के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 भी एंड होता है विद ऑल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एंड सम एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अल्पाइन एकेडमी से। ठीक है, थैंक यू। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.